पढ़ दूँ बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबू ज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कोरोना है, दिन जिस तरह से बढ़ रहे हैं आगे, उसी तरह हमने देखा केसेस भी बढ़ रहे हैं। वहीं पर पीडीएम के इजलास भी हो रहे हैं, जुलूस जुलूस भी हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे लग रहा है कि कन्फ्यूजन है कि कोरोना से डरना है या फिर उससे लड़ना है। जलसे जुलूस तो अबूजर एक तयशुदा स्केड्यूल के मुताबिक एक पर्टिकुलर डे पर हो रहे थे, लेकिन इस दफ़ा लाहौर जलसे से पहले जो मुस्लिम लीग नवाज ने कहा था कि रैलियां निकालेंगे, तो कल लाहौर की सड़कों पर रैलीज निकाली गई और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और माजरत के साथ नोबडी वाज वेयरिंग मास्क। कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ नहीं है हमारा, ना कोई हमारा ऐसा कोई पॉइंट है, सिर्फ मकसद जो है वो आवाम की सेहत को सिक्योर करना है। तो खुदारा अगर आप किसी गैदरिंग वाली जगहों पर जाएं, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लें, फेस मास्क का इस्तेमाल। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर आपको 20 लाख मास्क नहीं मिले हैं जो कि कायदीन पॉलिटिकल पार्टीज ने बनवाए हैं, तो फिर आप अपना मास्क खुद खरीदिए। और अगर आपने फिर भी जाना है किसी जलसे जुलूस में, रैली में, तो उसमें शिरकत अगर ज़रूरी है तो फिर भी उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मास्क जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हों तो फिर आप किस तरह से 6-6 फीट का फासला करेंगे। एटलीस्ट मास्क तो पहन सकते हैं। एनीवेज जी, और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। देख चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। असम्बलियों से इस्तीफे या पहिया जाम का लॉकडाउन। ऑपोजिशन इत्तेहाद की आज इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होगी। नून के 2 अरकान ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए। 13 दिसंबर को गिरती हुई हुकूमत को एक धक्का और देंगे। मरीम नवाज का शाहदरा में खिताब, कहा अपनी जान हथेली पर लेकर आवाम के लिए निकली हूँ, ये दवाई और इलाज चोर हुकूमत है। कोरोना बदस्तूर है काबू, मजीद 79 अफराद की जान गई। मजमूई तादाद 8,487 हो गई। 24 घंटे में मजीद 2,885 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने मजीद कोरोना केसेस रिपोर्ट होने वाले इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। सऊदी माहिरीन ने मुतबादल तवानाई के तौर पर बिजली पैदा करने का नया तरीका ईजाद कर लिया। सड़कों के नीचे खसूसी डिवाइसेस नस्ब करके इसमें बिजली स्टोर की जा सकेगी। पाकिस्तानी इजाद बरतानी बॉक्सर आमिर खान आज अपनी 34वीं सालगिरह मना रहे हैं। किंग खान ने कई मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, लेकिन इससे पहले कल होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में देख लेते हैं कौन से रहनुमा ने क्या कहा। का वज़ीर आज़म कह रहा है कि कुर्सियां वहाँ पे नहीं लगने देंगे, वहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम नहीं होने देंगे, वहाँ पे स्टेज हम नहीं बनाने देंगे, और फिर उसी जुबान से ये कहता है कि हम जलसा करने से नहीं रोकेंगे। 13 तारीख को क़यादत का फैसला है, इसमें जलसा होगा और ज़रूर होगा। हुकूमत जो मर्जी करे। करप्शन के पैसे से, ड्रग्स के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे और फिर वो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते थे। मैं एक बार फिर इमरान नियाजी की हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, मुल्क के तमाम इदारे तुम्हारे पास हैं, एक पैसा भी साबित कर दो तो मैं कौम का मुजरिम हूँगा। मैं इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन नैब और इनके ऊपर हत्या इज्जत का भी दावा करूँ। कराची शहर के साथ बेवफाई उन तमाम लोगों ने की है जिन लोगों ने अपनी हुकूमतें एस्टैब्लिश करने के लिए वोट तो कराची वालों से लिए, लेकिन कराची वालों पर नोट खर्च नहीं किए। तो ये तमाम पॉलिटिकल रहनुमा थे जी। इसमें मरीम नवाज के हवाले से जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने भी कल जुलूस निकाला लाहौर में और रैली निकाली भरपूर, और आज की तैयारी है 8 को आज इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि बड़ी बैठक होगी और पीडीएम के जो सरबराह हैं और साथ तमाम कायदीन हैं वो आज आइंदा का लाहेमल भी तय कर लेंगे। इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं इमरान खान साहब के कल खिताब के हवाले से, जिसमें एंटी नारकोटिक्स के हवाले से उन्होंने जब बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया मंशियात फरोशी के खिलाफ काम करना होगा।
अपनी नौजवान नस्ल को बचाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया और इसके साथ साथ ANF हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई और शोहदा को खराज तहसीन भी पेश किया और इसके साथ साथ वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने ANF के ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी और उनको ब्रीफिंग दी गई। तकरीब से खिताब करते उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में 70 लाख अफराद मनशियात के आदी बन चुके हैं, मनशियात यूनिवर्सिटीज़ में भी फैल चुकी हैं। अगर घर में किसी एक भी घर में मनशियात का आदी हो तो वो पूरा घर तबाह हो जाता है। बिल्कुल अफसोसनाक उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है कि ड्रग आइस तालीमी इदारों में फैल रही है और इसका तो जिक्र बहुत दफ़ा मुख्तलिफ कोर्ट केसेस में भी होता रहा। अदालत की तरफ से भी बार बार ये पॉइंट आउट किया गया कि जो तालीमी इदारे हैं वो टॉप नंबर पर आ चुके हैं जहां पर मनशियात ना सिर्फ फ़रोख्त होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। माजी में उन्होंने कहा कि मनशियात के खात्मे से मुतालिक इक़दाम पर तवज्जो नहीं दी गई। मनशियात फरोशी का काम हमें उसको ख़त्म करना होगा, नौजवान को इससे बचाना होगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, हमें अपने नौजवान नस्ल को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर आना होगा। और फिर कहीं वो खिताब कर रहे हों और बात कर रहे हों और करप्शन की बात ना हो, ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाए, ऐसा तो हो नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा ही हुआ, कल उन्होंने PDM के हवाले से ही बात की। उन्होंने कहा कि जलसे जितने मर्जी कर लें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर शहर में जब जलसा होगा तो 10 जलसे भी कर लें, उनकी हुकूमत वहीं पर कायम है। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हम करते रहेंगे, जलसा हम रोकेंगे नहीं। अलबत्ता अपोजिशन जो तसादुम चाहती, इसलिए फ़ैसला किया गया कि हम जलसे ना रोकें, लेकिन चूँकि ये इजाज़त नहीं है, कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कोई इनको सहूलत देगा तो उसके खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे भी कर लें, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये जानते नहीं, हुकूमत भी चली जाए तो एहतसाब पर समझौता नहीं करूँगा। खुद इनका सारा ख़ानदान बाहर बैठा है, यहाँ आवाम को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि हुकूमती पार्टी तर्जुमानों के इजलास में जहाँ उन्होंने खिताब किया कि अपोजिशन आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही हैं, एहतसाब पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और अपडेट भी आपको देते चलें, कल इमरान खान साहब के हवाले से एक अपडेट ये भी आई है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि इस वक्त फॉलो कर रहे थे करीबन 18 लोगों को। इससे पहले अगर एक साल पहले की बात की जाए तो 19 लोगों को फॉलो करते थे। फिर सबसे पहले उन्होंने हामिद मीर साहब को अनफॉलो किया। फिर अब बाकी जो 18 लोग रह गए थे, कल उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया। अब इसकी वजह क्या है ये तो वही खुद ही मालूम है। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो अब तक 1,39,00,000 हो चुके हैं, दैट इज अबाउट 12.1 मिलियन। बट वज़ीर-ए-आज़म अपनी साबिका अहलिया को भी फॉलो कर रहे थे, जमाइमा को, और वो काफ़ी उनके मतलब दे हैव अ वेरी गुड वेल विशिंग रिलेशनशिप। उन्होंने सबको ही अनफॉलो कर दिया, अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को, जितना जो लोग उनके क्लोज थे और जिनको वो फॉलो कर रहे थे। आई वंडर व्हाट इज द रीज़न, मतलब कुछ हो सकती है रीज़न इसके सामने? शायद मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो कि फॉलो किसी को नहीं करते और फॉलोअर्स उनके मिलियंस में होते हैं। तो मे भी उन्होंने सोचा हो कि पिक एंड चूज़ मैं ना ही करूँ, मैं सबको ही अनफॉलो कर दूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं जी आपने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया और मुझे अनफॉलो क्यों कर दिया, तो सभी को अनफॉलो कर दिया। आई थिंक कोई बात नहीं, इज प्राइम मिनिस्टर, ही कैन डू एनीथिंग। तो उन्होंने अगर अनफॉलो कर दिया, इट्स हिज पर्सनल अकाउंट, तो बट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऐसे ही एक छोटी सी खबर जो है वो मीडिया में बड़ी खबर बन गई ना कल। हाँ, मीडिया में चल गई तो बड़ी हो गई, सभी को अनफॉलो कर दिया। ऐसी क्या वजह है? और चूंकि वो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए गए सियासतदानों में उनका शुमार होता है पूरी दुनिया में। बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बाद चौथे नंबर पर हैं, तो फिर उनको देखा भी जाता है कि आखिर वो किसको फॉलो कर रहे हैं। अब कल से जब हुआ है तो उनको अब वो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी। PDM किसको फॉलो कर रहा है और किस तरह से फॉलो कर रहा है? 11 जमातें हैं, एक पेज पर आते आते बहुत सी कयास आराइयाँ हुई, बहुत सी बातें हुई, लेकिन अब तब सब लोग जो है वो मुत्तहद हो चुके हैं। आज PDM का इजलास भी है और कल ये मनाजर आप देख रहे हैं लाहौर शहर के हैं, जहां पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने रैलीज निकाली, जगह जगह खताबात किए, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सड़कों के ऊपर जहां जहां वो गई उनका इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई और इस काफिले में लोग जो हैं वो मुसलसल मुस्लिम लीग नवाज के हक में, डेफिनेटली क्योंकि नवाज के सपोर्टर्स थे, मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स थे, तो नारे बुलंद किए हुए थे हम। बिल्कुल, अब कल जब जैसे ही जाती उमरा से रवाना हुई है मरियम नवाज, तो भरपूर तरीके से रैली में लोगों ने शिरकत भी की है और अब तो
इशारात भी आ रहे हैं कि जो जलसा है 13 दिसंबर को होने वाला, उसमें आवाम को अपील की गई कि वो शिरकत करें। और इसके साथ साथ उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम में ये भी कहा कि जाली वज़ीर आज़म के घर जाने की बारी अब आ चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अवाम ने लाहौर के जलसे का आगाज़ आज ही से कर दिया, यानी कि कल से उन्होंने देखा कि एक मोमेंटम बन चुका है, भरपूर मोमेंटम लाहौर के अवाम ने उनको दिखाया भी है। कल देखते हैं कि 13 दिसंबर को क्या सिचुएशन होती है। और मरीम नवाज ने जवाब भी दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की बात का कि वो कह रहे हैं कि जलसा नहीं रोकूंगा मगर कुर्सियां नहीं देंगे। खैर ये बात वज़ीर आज़म ने तो नहीं की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम फ्री हैंड देते हैं बट फैसिलिटेटर्स को हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे। एनीवेज दरोगे वाला के कारकुनों को कुर्सियों की ज़रूरत है। उन्होंने जब वो बिल्कुल शुमाली लाहौर और दरोगे वाला वाली साइड पर गए तो वहाँ पे कारकुन जब आए तो उन्होंने कहा कि आप जलसे में आएंगे सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए, आवाम को जोश दिलाने के लिए इस तरह के खिताबात किए जाते हैं। और फिर यही हुआ, मरियम नवाज और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो भी इस जलसे से खिताब करेंगे, ये बता दिया गया। और इसके साथ साथ जो कि बात इस वक्त ज़ेर बहस है, क्योंकि जलसे तो हो रहे हैं और फिर जो डिसीजंस की बात आती है तो फिर वहाँ पर जो अहम डिसीजन है वो है रेजिग्नेशंस की। अब क्या रेजिग्नेशन दी जाएंगी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, लेकिन इसमें लगता है सबसे आगे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि उनके 2 अरकान असम्बली ने अपने जो इस्तीफ़े हैं वो अपनी पार्टी क़यादत को ऑलरेडी जमा भी करवा दिए हैं। तो उन्होंने ये शो कराया है कि हमारे जो इस्तीफ़े हैं वो अमानत हैं पार्टी क़यादत की, कहीं पर भी कहेंगे हम वो इसके लिए तैयार। बिल्कुल, इसमें नून लीगी MNA हैं चौधरी हामिद हमीद, जिन्होंने इस्तीफ़ा जमा कराया और उन्होंने कहा कि हमें क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। फिर दूसरी तरफ PP 185 बसीरपुर से नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली इफ्तिखार हुसैन भी हैं, उन्होंने भी क़यादत को इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि नून लीग तो पेश है ही, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा तो जाता है बट वो जिसे कहते हैं ना क्लियर वर्डिक्ट, वो नहीं बताया जा रहा कि क्या वो PDM के डिसीजन के तहत जो इस जलसे के बाद उन्होंने इस्तीफे देने हैं उसमें वो ऑन बोर्ड है या नहीं। अब आज ये डिसीजन सब कुछ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 8 दिसंबर का आज का फैसला है कि आज ये बड़ी बैठक होनी है, तो फिर डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर क्या होता है 13 दिसंबर के बाद, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब डिसीजन मेकिंग डे है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, हम खैरियत से हैं। जिस तरह से ये जो मामला है इस वक्त हम देख रहे हैं, भरपूर एक्टिविटी कल नज़र आई नून लीग की तरफ से। उधर हुकूमत भी कह रही है कि हम जलसा करने देंगे लेकिन फैसिलिटेटर्स को हम ज़रूर कानून की गिरफ्त में लेके आएंगे। सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? देखिए उधर सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है। होता यह है कि जब कभी इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट चलती हैं तो जो वक्त गुजरता है उसमें थोड़ी सी वीकनेस आती है, या वो यूं समझ लें कि तवक्को ये की जाती है कि ये फिजल आउट हो जाएगी। लेकिन जो सूरत हाल हमारे सामने है उसको अगर हम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि जून दिन गुजर रहे हैं, ये मूवमेंट जो है ये मोमेंटम पकड़ रही है जी। आप शुरू हो जाइएगा गुजरांवाले के जलसे से लेके और चलते जाइए आप कराची से कोयटा, कोयटा से पिशावर, पिशावर से मुल्तान, और अब लाहौर, तो मूवमेंट में जान पड़ रही है। ये वो सब चीजें हैं जो अब लोगों को नजर आ रही हैं। पहले वो जो जलसियां कह के हुकूमत के तर्जुमान और जो मशीर वजीर थे, अब वो ये कहना बंद हो गए। अब उनकी परेशानी जो है वो उनके लहजों से, उनके चेहरों से साफ जाहिर है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मूवमेंट बाय द टाइम लाहौर का जलसा होगा ये पूरी हुकूमत पकड़ चुकी होगी, और जो दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर का जलसा जो है ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर हुकूमत इसी तरीके से बेअमली का शिकार रही और उन्हें बुखारी साहब, हुकूमत ने तो कह दिया कि हम ना पकड़ धकड़ करेंगे ना रोक टोक लगाएंगे, जो जलसा करना चाहता है वो कर ले, फैसिलिटेट करने वालों को पकड़ लेंगे। अब आपने कहा कि ये मूवमेंट अब तेज होती जा रही है, तो क्या इस मूवमेंट के बाद का जो डिसीजन है जिसका आगाज भी हो चुका है, रेजिग्नेशन में मुस्लिम लीग नवाज के 2 अरकान ने रिजाइन भी कर दिया, क्या आप ये फोर्स ही कर रहे हैं कि फौरन बाद रिजाइन कर दिए जाएंगे और पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड होगी? देखिए इस हवाले से सिमल आज का इजलास बहुत अहम है जी। उसमें स्ट्रेटजी तय करने के लिए PDM की पूरी लीडरशिप जो है वो मिल रही है, और ये साफ बता दिया गया है कि इसमें जो इस्तीफों का मामला है, जो ऑप्शन है, इसके ऊपर हतमी फैसला किया जाएगा। आपने देखा कल जो मरीम नवाज का लहजा था उसमें भी आर पार की बात जब होती है तो इसका मतलब यह है कि नतीजे के बहुत करीब पहुंचे हुए हैं लोग जी। सही बुखारी साहब, तो फिर अगर नतीजे के करीब हैं तो जिस तरह से हमने कल जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच साहब को भी देखा कि उन्होंने भी कहा कि हम भी अगर ये इस्तीफ़ों की बात आई तो हम भी साथ होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो आज 8 तारीख का डिसीजन है ये 13 दिसंबर के जलसे से पहले ही बड़ी डिसीजन आ जाएगी।
मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। देखिए, जमात इस्लामी जो पहले डिस्कस कर रही थी, जी अब वो इस कैंपेन को एंडोर्स कर रही है। लियाकत बलोच का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। जी देखे ना, आपने लास्ट जलसा देखा लोअर दिल में कितना बड़ा किया जमात इस्लामी ने। इसका मतलब यह है कि उनकी भी फॉलोइंग है, और इस वक्त अगर जमात इस्लामी उनके साथ इत्तेहाद कर ले या ताउन की बात कर दे तो इस मूवमेंट में और भी ज्यादा जान पड़ जाएगी। बिल्कुल, इस मूवमेंट में और भी ज्यादा जान पड़ जाएगी। लेकिन बुखारी साहब, दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम जलसे जुलूसों के लिए फिक्रमंद नहीं है, हमें कोरोना का मसला है, आवाम कोरोना में मुब्तला हो जाएगी जिसकी वजह से हम ये रोक टोक कर रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत की रीजन वैलिड है? आपको क्या लगता है? रीजन बहुत हद तक वैलिड है, इसलिए कि जिस कोरोना की बात वो कर रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट कोरोना है। वो सरकार के जलसों में नहीं चल रहा है, वो सरकार की तकरीबात को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सिर्फ अपोजिशन के जलसों में घुसता है। आपने देख लिया, चाहे वो अमीनुल्लाह गंडापुर साहब जो है वो पेशावर में जलसा करें, चाहे असद उमर साहब सक्कर में करें, चाहे फिरदौस आशिक अवान साहबा फुटबॉल खेलें या क्रिकेट खेलें, वहां नहीं जाता। वो बहुत इंटेलिजेंट कोरोना है वो। इसलिए हुकूमत की बात बिल्कुल ठीक है। वो जिस कोरोना की बात कर रहे हैं वो या तो उनके काबू में है या उन्होंने ईजाद किया है उनको। तो इस सूरत हाल में बड़ी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है कि आप दूसरों से तवक्को कर रहे हैं कि वो SOPs फॉलो करें और आप खुद उसकी वायलेशन नहीं करें। बिल्कुल सही बुखारी साहब, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस कि कोरोना अगर है तो फिर सबके लिए जब कंट्रोल करना है तो करना है। आपकी इंटेंशंस अगर कोरोना से बचाना है आवाम को तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगी। जब आपके अपने लोग गैदरिंग्स कर रहे होंगे तो वो अलाउड होगी, ऑपोजिशन कर रहे होंगे तो मतलब नजर आए कि सबने फॉलो किया है, स्ट्रिक्टनेस नजर आए, सरकारी जो मीटिंग्स हैं उनमें भी ये नजर आना चाहिए, तभी इस पर लोग भी फॉलो करेंगे और इस पर ऑपोजिशन भी फिर बिलीव करेगी। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चाइना और भारत के दरमियान जो तफ्तीश है वो एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि रियासत अरुणाचल प्रदेश में मजीद 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है चाइना ने, और भारत को इसका पता ही नहीं लगा। नई सैटेलाइट तस्वीर ने भारत के होश उड़ा कर रख दिए, जिसके बाद भारत की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई कि चीन ने डोकलाम से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि चीन ने भारत और भूटान के साथ मुतनाज़ इलाके में ये गांव बसाए और मुतनाज़ा इलाके में 50 से ज़ायद तामीरात भी मुकम्मल करनी है। बिल्कुल। अब चीन की जानिब से भारत के गांव आबाद करने के हवाले से भारतीय बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि चीन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुतनाज़ा इलाके में हान और तिब्बत के बाशिंदों को आबाद कर रहा है। ये वो है इलाका जिसके हवाले से कंट्रोवर्सी काफ़ी देर से चल रही है, और चाइना ने यह मौका इख्तियार किया है कि ये इलाका चीन से ही ताल्लुक़ रखता है और तारीखी तौर पर जनूबी तिब्बत का ही हिस्सा है। बिल्कुल, और चाइना ने न सिर्फ ये कहा बल्कि प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। वहाँ पर आबादियाँ जो हैं वो आबाद भी कर दी हैं। भारत के बहुत से बयान ये गलत हो जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे हो या डिफरेंट जगहों पर हो, और मीडिया के ऊपर तो अब जब उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है अबूजर इंडियन चैनल्स के ऊपर, जहाँ पाकिस्तानी अगर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो बड़ा मज़ा आता है कि बड़े फ़नी कमेंट्स भी सामने आते हैं, कुछ बड़ी लाजवाब चीज़ें भी जो है वो सामने आ जाती हैं। क्योंकि बातें तो भारत में और भारत के मीडिया चैनल्स वाले बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। चाहे वो चाइना का रिएक्शन क्या हो या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और पाकिस्तानी अवाम का, उसमें हमेशा देखा है प्रोपेगेंडा है और वो चलाते हैं ये ढोंग, और उनका अपना, उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट, उनके अपने पॉलिटिशियंस अपने मीडिया को किस कदर तनकीद का निशाना बनाते हैं। वहाँ जाने से इनकार। बहुत अच्छा जवाब मिला, बहुत मजा आया। अच्छा, जब मजा आता है ना तो फिर दिल करता है कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि खुशी का मौका आता है ना तो फिर दिल करता है कि इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये रिवाज हमेशा से चल रहा है। और मीठे में सबसे पहले क्या चीज आती है? मिठाई। और मिठाई की डिफरेंट इकसाम जो है वो अब इनोवेशन के साथ मार्केट में अवेलेबल। और मैं परेशान हो रही थी देख देख के फ्रूट इम्प्रोवाइज हो चुका है। बिल्कुल। सो मैंने इस पे एक पूरा पैकेज तैयार किया इन डिटेल, और चका के मिठाइयाँ खाई भी हैं, तो आपको दिखाते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम आलम पर, लाहौर की एक मशहूर सड़क और एक मिठाई की दुकान के बाहर। आप भी सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि हम लोगों को मिठाई खाने का बहाना चाहिए, कोई भी ओकेजन हो जाए हमें मिठाई चाहिए। अब मिठाई में भी जब आपके पास गिनी चुनी चीज़ें हैं
तो फिर आप वही लेकर जाते हो। बट अब ओवर द ईयर्स इतनी इनोवेशन आ गई है, इसमें इतनी वैरायटी आ गई है, इतनी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं कि आपको चूज़ करते हुए प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर आप एक तरफ देख रहे होते हैं आपका बजट क्या है, दूसरी तरफ आप देख रहे होते हैं आपने मिठाई लेनी है, एंड ऑल्सो अब तो प्रेजेंटेशन इंक्लूड हो गई है। शादी है, किसी के घर बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, रिश्तेदारों के घर मिठाई भिजानी है, ईद के त्यौहार पर कहीं जाना है, किसी के घर वैसे ही चक्कर लगाने जाना है, तो हम सोचते हैं कि या तो फल ले जाएं या मिठाई ले जाएं। अब मिठाई में भी प्रेजेंटेशन जब काउंट करती है तो उसमें बॉक्सेस आ जाते हैं, टोकरियाँ आ जाती हैं, डिफरेंट तरह की अट्रैक्शंस जो हैं वो उसमें ऐड की हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे और देखते हैं कौन कौन सी मिठाई की वैरायटी मौजूद है और उसको प्रेजेंट करने के तरीके क्या क्या हैं। पीछे आप एक ह्यूज रेंज देख सकते हैं मिठाइयों की, और दूसरी तरफ ये पूरी रेंज है प्रेजेंटेशन की। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि एक तो मिठाइयों की वैरायटी में बहुत इनोवेशन आ गई, बहुत चेंज आ गया, दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन में भी। तो पहले मुझे मिठाई अट्रैक्ट कर रही है, उस तरफ चलते हैं। और ये मेरा जो काउंटर है, जो मुझे पहले थोड़ा सा ब्रीफ भी किया गया कि इसके अंदर हमारे पास देसी मिठाइयाँ। अब देसी मिठाइयों में हम बर्फ़ी ले लेते हैं, चमचम ले लेते हैं, रसगुल्ले ले लेते हैं, और यहाँ पर मुझे जो है वो अमराती बहुत पसंद की जाती है लोगों को, मेसू बहुत पसंद आता है। तो ये तो हमारा काउंटर हो गया जी कलरफुल सा, मज़ेदार सा मिठाइयों का, जो इजीली अवेलेबल होता है। अब हम चलते हैं ज़रा दूसरे काउंटर की तरफ, जिसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपको पता है ना, बेटा पैदा हो तो लड्डू बांटते हैं और बेटी पैदा हो तो रसगुल्ले बांटते हैं। ट्रेडिशन है, इतराज़ होगा बहुत से लोगों को, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सो लड्डू में अगर आपके पास ज़ाफ़रानी लड्डू मिल जाए तो क्या ही बात है, और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। जितना बड़ा लड्डू होगा उतनी ज़्यादा खुशी, वो वाला एलिमेंट है। लेकिन साथ में अगर आपको प्लेन लड्डू चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। कलर्स इनके बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, एंड आई एम गोना आस्क दिस कि ये कलर्स क्यों चूज़ किए जाते हैं, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं। और फिर हम आ जाते हैं कुछ स्पेशल किस्म की मिठाइयों पर, जो हमें शादियों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। शादी पे आपने हाँ करने जाना है, मंगनी पर जा रहे हैं, दूल्हे वालों के घर जा रहे हैं, दुल्हन वालों के घर जा रहे हैं, तो एक थाल सजवाना है और उसमें कुछ डिफरेंट तरह की मिठाई हो तो ज़ाहिर है अच्छा लगता है। सो यहाँ पर ये जो रेंज मुझे नज़र आ रही है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें मिठाई को ही डिफरेंट शेप बना दी गई है, एंड दैट्स नॉट इट। इसके टेस्ट में आपको नट्स फील होंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं बेसिकली वो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। और स्पेशलिटी इसकी आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। मतलब किसने सोचा था पान वाली मिठाई, मतलब आप पान की शेप की मिठाई जो है वो खा रहे हैं और वो मीठा है और वो पान भी नहीं है। फिर ऑल्सो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि कैमरामैन ज़रूर ये दिखाए कि ये एप्पल शेप है, मिनी एप्पल है, जो कि काजू एप्पल के नाम से है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास पूरी एक डिफरेंट टाइप की मिठाई हो गई जो कि अवेलेबल है। और अब चलते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन की तरफ। मुख्तलिफ थाल, मुख्तलिफ बॉक्सेस, मुख्तलिफ टोकरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, और ये ह्यूज रेंज आपके पास मौजूद है। आई एम श्योर आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने चूज़ क्या करना है, आपने कौन से वाली प्रेजेंटेशन करानी है, आपने बॉक्स प्रेजेंटेशन करानी है। फिर मुझे याद है एक दफ़ा ऐसे भी हुआ था कि स्टील के बॉक्सेस को समझा जाता था कि ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन की तरीके, लेकिन अब वो किससे सारे पुराने हो गए। अब आपको या तो वेलवेट कोटेड टोकरी चाहिए, राउंड शेप टोकरी चाहिए जिसको ऊपर से ऑब्वियसली वो कवर कर देते हैं, या ये क्यूट से बॉक्सेस जो क्रिस्टल के बने हुए हैं वो भी अवेलेबल है। तो ये है जी मिठाई का थाल, वेरी कलरफुल एंड नीटली प्रेजेंटेड, क्योंकि किसी भी चीज़ का फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो देखने से आता है। तो देखने में मुझे अच्छी खासी भूख लग गई है मीठे वाली। इतना खूबसूरत सा थाल तो मेरे सामने पड़ा है, अब करना क्या है खाने के अलावा क्योंकि मेरा मकसद आपको अवेयर करना भी है। सो अब बात कर लेते हैं मिठाई की इकसाम के ऊपर, डिमांड्स के ऊपर, कि लोग कौन से ओकेजन पर आकर किस किस्म की मिठाई डिमांड करते हैं, और जो कस्टमाइज और डिफरेंट वैरायटी की मिठाइयाँ हैं क्या वाकई में लोग मांगते हैं, उनको एक्चुअली अपने बॉक्सेस का हिस्सा बनाते हैं या नहीं बनाते, अवेयरनेस नहीं है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मिठास के ऑनर अदनान साहब मौजूद है। अदनान शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि डिफरेंट ओकेजन्स में हमें डिफरेंट तरह की मिठाई चाहिए होती है, कि आके कस्टमर वाकई ये डिमांड करता है कि जी मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मुझे लड्डू चाहिए, फिर आपके पास लड्डू में जो वैरायटी है वो आप दिखाते हैं। देखिए जी, ये हमारी अगर आप सकाफत को देखिए, हमारे पंजाब की सकाफत है। मिठाई एक ऐसी आइटम है जो हम हर दफ़ा बच्चे की पैदाइश पे, वेडिंग्स पे, एंगेजमेंट्स पे, आपको ही पता है कि सबसे पहले घर पे आता है मुंह मीठा करवाएं। हाँ जी। तो जो मुंह मीठा होता है वो कभी भी हमने बिस्किट से या खटाई से या कभी ऐसे नहीं किया, हम हमेशा मिठाई को अप्रोच करते हैं कि मिठाई है जी। अब जहाँ तक हमारी तहकीक थी इस मिठाई के बारे में, हमें ऐसा लगा था कि लाहौर से वो मिठाई का जो पुराने जायके हैं
वो ख़त्म हो गए। हाँ। जो मिठाई अब इस वक्त आज की डेट में डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है वो शुगर कोटेड है। मैं फूडी हूँ, मेरा ऑलरेडी और फूड बिजनेस से आपको मैंने बताया कि हमारा ऑलरेडी ताल्लुक है। आप you wanted to bring something new in the market and you Definitely. did. Obviously people are talking about it. अब जब वैरायटी की हम बात करते हैं और इनोवेशन जो आप लेकर आए हैं, अब इसमें अगर मैं इस मिठाई की बात करूँ, ये जो पान की शेप की बनी हुई है और इसके अंदर मुझे नट्स नजर आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? अब मैं आपको इसकी बेस बता देता हूं ताकि आपके नाज़रीन को ये पता चल जाए। ये बेसिकली पिस्ते का पान बना हुआ है, जो ड्राई फ्रूट हम लोग सर्दियों में खाते हैं, जो आप लोग घरों में खाते हैं, उसी ड्राई फ्रूट को लेके मैंने इनकी शेप्स डेवलप की है हमने, और सिर्फ इस वजह से कि ये आपके कि आप पिस्ते का कवर कोटेड नट्स के साथ मिठाई खाएंगे, मतलब इनोवेशन है ना। इनोवेशन है। हाँ। और ये इनोवेशन जो है ये सिर्फ इसलिए है कि आपको उन मिठाइयों पे हम वापस ले आए जिन मिठाइयों से आप दूर हो गए थे सिर्फ मीठे की वजह से। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आई श्योर यू। ये कोई शीरा भी नहीं है, मतलब होता है ना, अपने मिठाई खाने के बाद आपको हाथ पे फील होता है कि बहुत शीरा हमने है। जब इसके बारे में पूरी वर्किंग की तो हमें पता लगा कि शुगर और ऑयल ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को हैवी करती हैं, आपकी सेहत के साथ खेलती हैं, आपको मोटा करती हैं। हमने उन चीजों को लेस डाउन किया बिकॉज हमें आपकी सेहत से नहीं मैं खेलना। अब टेंशन फ्री होके ये खा सकती हूँ कि मैं मोटी नहीं होंगी। बिल्कुल, आप ये ट्राई कीजिएगा और असल फीडबैक दीजिएगा अपने नाजरीन को। मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ट्राई किया है तो जो ओरिजिनल फीडबैक है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, देखिए आप लोग फीडबैक देंगे ना, हमें सीखने का मौका मिलेगा। आप जो बताएंगे हम उस पर और वर्किंग करेंगे, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये इज एक्चुअली सो गुड, जेन्युइनली मुझे पिस्ते का टेस्ट आ रहा है और उसके बाद बीच में नट्स, और लिटरली वो जो बात कर रहे थे ना कि शुगर कोटेड मिठाइयाँ, उससे डिफरेंट है। यही हमारा, हम अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, खास तौर पर जब हम ये बात करते हैं कि डायबिटीज ओबीस अगर आप हो रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आराम से खा सकते हैं। मतलब बहुत मजे की, मुझे लग नहीं रहा था मैं खाऊंगी और उसके बाद मैं खत्म कर सकूंगी। मुंह में पानी आया ना? बिल्कुल आया ना। मतलब अबू सर इतना मगन होकर देख रहे थे कि मुझे लगा कि बस ये यहाँ से जाके मैंने मिठाई खानी है। और वाकई मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी वैरायटी आ गई है, अगर इसको खाने बैठेंगे ना तो डायबिटीज हो तो नहीं जाएगी, क्योंकि बड़ी हेल्दी भी थी मिठाई, लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा। लेकिन उसकी अच्छी चीज़ ये होनी चाहिए कि मिठाई में चीनी या व्हाइट शुगर और मिठास थोड़ी सी कम हो जाए और वो हेल्दी, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे अब कोरोना के हवाले से जो बिगड़ती सूरत हाल है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में मज़ीद 89 अफराद की जान चली गई और मरने वालों की जो कुल तादाद है वो 8,487 तक पहुँच चुकी है। आए दिन ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है और इसी के साथ तशवीश भी बढ़ती चली जा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मज़ीद 2,885 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 4,23,189 तक पहुंच गई है। ये सूरत हाल है कोरोना वायरस की। मुल्क भर में बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, SOPs को फॉलो करें, और इसी के तहत अब जब चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, ताकि पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पर केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं उनको सील किया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि वो वायरस वहीं पर स्टे करे और वहीं खत्म हो जाए, पूरे एरिया में ना फैल पाए। अब ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम अपनी इकोनॉमी भी बचा सकते हैं, अपनी हेल्थ भी बचा सकते हैं और कोरोना को कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब कोरोना को कंट्रोल करने का एक और तरीका जो कि अब पूरी दुनिया में इस पर काम भी हो रहा है और खासी पेशरफ भी हो चुकी है, वो है वैक्सीन। अब वैक्सीन पर पाकिस्तान में भी ट्रायल चल रहे हैं, चाइनीज़ वैक्सीन, और रशिया की तरफ से भी ये ऑफ़र की गई है कि वो भी यहाँ पर अपनी वैक्सीन जल्द इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अमेरिका और यूरोप में भी वैक्सीन पर काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें अगर बात की जाए तो असद उमर साहब जो हैं उनको जो ख़रीदारी कमेटी है उसका खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर उनको कर दिया गया है। अब क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने भी वैक्सीन लगवा ली है, इसके अलावा वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने भी वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई, बहुत से और भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के वैक्सीन को लेकर, वो क्या हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कोरोना वायरस
हर गुजरते दिन के साथ मजीद तेजी से फैल रहा है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि केसेस का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। आपका क्या, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या इसमें रोल है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कहना है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ कोरोना वायरस से बचने का वाहिद तरीका जो है वो एहतियाती तदबीर है, जो हुकूमत बार बार बता रही है, जो आप मीडिया वाले जो हैं वो बार बार लोगों तक कन्वे कर रहे हैं। तो ये इस वक्त इसका फैलाव का पूरी दुनिया में वाहिद तरीका यही है, जब तक वैक्सीन जो है वो इफेक्टिवली लोगों को लगनी शुरू नहीं हो जाती और फिर पूरी पॉपुलेशन को कवर करने के लिए अभी हमें टाइम लगेगा, 1 साल का अरसा लग सकता है। तो इस दौरान वाहिद तरीका यही है कि हम लोग अपनी मास्क का इस्तेमाल जो है वो कंपल्सरी कर लें, क्योंकि ये प्रूव्ड है कि मास्क के इस्तेमाल से अगर सबने मास्क पहना हुआ हो तो इसका फैलाव बहुत हद तक रोका जा सकता है। दूसरा, पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बहुत पुरहजूम जगहों पे लोग जाने से अवॉइड करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से जो है वो गुरेज करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिससे हम इस फिल फॉर जो है हम कोरोना को, और इसके फैलाव का सबब भी यही है कि हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। मास्क जो है, अगर आप इस वक्त भी चले जाएं बाहर मार्केट्स में या नौशीन साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोग SOPs को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी जो SOPs इंश्योर करवाने की कोशिश कर रही है उसमें भी उस तरह से हमें नज़र नहीं आया इम्प्लीमेंटेशन। वहीं पर एक्टिविटीज़ भी लोगों की जा रही हैं। तो फिर अब जो वैक्सीन का मरला है वो भी खासा इंपॉर्टेंट है। ट्रायल्स पाकिस्तान में चल रही हैं, वॉलंटरली लोग वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। उस पर क्या सिचुएशन है? और रशिया की तरफ से भी ऑफर आ चुकी है, लेटर भी मिल चुका है, इस पर क्या पेशरफ्त है? देखिए जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की इस वक्त कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीन हमारे मुल्क में आ जाए। रशिया की बिल्कुल, उनके एम्बेसडर साहब भी हेल्थ मिनिस्ट्री में आए थे, उन्होंने ऑफर की है। और मगर हमने ये चीज़ें भी देखनी है कि कौन सी वैक्सीन सेफ है, कौन सी अफोर्डेबल है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनकी सेफ्टी को, इसकी एफिकेसी को, सब चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और उसके अलावा 4-5 और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इस वक्त वैक्सीन के फाइनल मराहिल में है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस वक्त उनसे भी कांटेक्ट में है और फाइनल नेगोशिएशंस जो हैं वो उनसे चल रही हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमें पाकिस्तान के लिए मोस्ट सूटेबल और अर्लियर अवेलेबल होगा, हम उसका ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। दिस इज़ वेरी सेंसिबल डॉक्टर साहिबा। लेकिन जब भी कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो प्राइस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन लगता है। अभी आपने कोरोना के टेस्ट के हवाले से भी देखा, जब टेस्ट नए नए होना शुरू हुए थे और अभी भी प्राइवेटली, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वैक्सीन की प्राइस क्या रखी जाएगी? क्या गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये फ्रीली अवेलेबल होगी? और टाइम फ्रेम क्या है? जी देखिए, इसके लिए इस वक्त फर्स्ट जो वो है, इसके अंदर जो कल कैबिनेट की एक कमेटी जिसने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट को ओवरसी करना है, जो नोटिफाई हुई है, उनके TORs में यही है कि सबसे पहले जो है हम फर्स्ट स्टेज पे जो हमारे एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स हैं, यानी जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त, उनको कवर किया जाएगा। और 65 ईयर्स से अबव लोगों को कवर किया जाएगा, पॉपुलेशन को, क्योंकि वो सबसे वल्नरेबल है। फिर सेकेंड स्टेज के अंदर हम तमाम वर्कर्स को और 60+ लोगों को जो है उनको कवर करेंगे। और थर्ड स्टेज में फिर जो बाकी पॉपुलेशन में से डिजर्विंग मुस्तहिक लोग जो होंगे, तो इस वक्त हुकूमत जो है वो अपने फंड्स अरेंज कर रही है और जो मुस्तहिक लोग होंगे उनको भी मिलेगी। और इसके साथ साथ इसको प्राइवेटली भी जो है लोगों को मुहैया किया जाएगा। नौशीन साहब, एक और इशू है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अभी जो ट्रायल कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट हैं कब तक सामने आएंगे? इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लोगों के कैसे दूर किए जाएंगे? देखिए, हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमने ये देखना होता है कि वो साइड इफेक्ट इतने सीरियस नहीं है कि उससे बंदे की कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट आए। वरना तो आपको पता है कि जो भी वैक्सीन होती है, बच्चों को भी जो वैक्सीन लगती हैं, इसी तरह जो अभी तक कोविड की वैक्सीन के जो नताइज हैं वो काफ़ी हौसला अफजा है। सिर्फ वो 1 दिन के लिए उसके थोड़े से बॉडी एक्स वगैरह फील होते हैं, जो कि पैनाडोल से कंट्रोल हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जैसे ही गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है तो वो तमाम सेफ्टी मेजर्स को देखकर करेगी। बिल्कुल, तो लोग कॉन्फिडेंस। ये एक अच्छी खबर थी। डॉक्टर नौशीन, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक तो आपने ये कहा कि गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है और पूरी दुनिया से इन कांटेक्ट है जहां से इजीली, सस्ती और जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो करेंगे कि वो आ जाए। दूसरा, स्टडीज़ जो चल रही हैं ट्रायल की, उसके हौसला अफजा नताइज मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। आपका शुक्रिया नौशीन हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। तहम्मुल मिजाजी, रवादारी, बर्दाश्त, इंसाफ एक मिसाली मुआशरे की वो खूबियाँ हैं जिनमें इसकी बुनियाद कायम होती है, मगर मुआशरे में ये खूबियाँ ना हों तो मनफी रुझानात को पनपने का मौका मिलता है। और फिर वहाँ शिद्दत पसंदी, तशद्दुद, लाकानूनियत, अदम बर्दाश्त और दीगर बुराइयाँ फैलती चली जाती हैं, जिसका शदीद नुकसान होता है। वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से पार्लियामेंट के आला ऐवानों से झोंपड़ियों तक अदम बर्दाश्त, बहुतान तराशियाँ, इंतहा पसंदी और मुआशरती बेरहरवी हमारे रवैयों में बहुत हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है और इसमें इजाफे के इम्कान को रद्द भी नहीं किया जा सकता। हर गुजरते दिन के साथ ये रेशो बढ़ती चली जा रही है और बदकिस्मती से दुनिया भर में ये तशद्दुद वाले वाक़यात, इंतहा पसंदी में इजाफा जो हो रहा है वो होता चला जा रहा है। मुमलिकत खुदादाद यानी कि पाकिस्तान में बाकी ममालिक से ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है और इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोग सोशल मीडिया पर आए रोज़ बहस और मबासों में दलील की बजाय गाली गलौज से दिफा करते नजर आते हैं। और किसी भी नज़रियात के हामिल अफराद अक्सर अपने नज़रियात को दलील के बजाय नामुनासिब अंदाज से गुफ्तगू करते हुए दुरुस्त साबित करने पर तुले होते हैं। अदम बर्दाश्त का ये आलम है कि मजहबी जज्बात को भी हवा देकर इंसान की गैरत को ललकारा जाता है, जिसे हम अक्सर कहा जाता है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके नतीजे में लोग हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, सोचे समझे बगैर कत्ल गारत करना शुरू कर देते हैं, ब्रेन वॉशिंग जो आपकी की जाती है और फिर इस खून रेजी और जो गुनाह लोग करते हैं उससे उसका शिकार होकर लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुकते हैं। लेकिन क्या अबूज़र हमारे सोसाइटी में जो वाक़यात हो रहे हैं, जुल्म तशद्दुद के वाक़यात हों, मासूम बच्चों के खिलाफ वाक़यात हों, कम उम्र घरेलू मुलाजिमीन के साथ वाक़यात हों, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, ख़ास तौर पर जो इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं, जो वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? बिल्कुल है, सबक सीखें। बिल्कुल ये हमारे लम्हा फिक्रिया इसीलिए है क्योंकि जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान वो बड़ी परेशान कुन है। वाक़यात हमारे सामने रोज़ बरोज़ आ रहे हैं, चाहे वो रेप के केसेस हैं, चाहे वो तशद्दुद के केसेस हैं, कत्ल गारत है, आपकी स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो चुका है, फिर घरेलू तशद्दुद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। घर में छोटे से मामूली झगड़े पर एक दूसरे को कत्ल कर देना, छोटी सी बात पर आग लगा देनी, और ये मामला हमने गुज़श्ता चंद रोज़ में देखा कि बढ़ता गया और गुज़श्ता कई हफ्तों से हम इस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसे। साइकोलॉजिस्ट से हम लोग पूछते हैं, जो इलाके के पुलिस अफसरान होते हैं उनसे हम पूछते हैं, मामला वहीं पर आता है कि जी ये जहनी मरीज़ था या शिद्दत पसंद था और अदम बर्दाश्त थी और ये हो गया। बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग रिसेंटली रोज़ बरोज़ वाक़यात बढ़ते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, कल दरिंदगी और सफाकियत का ये वाक़या पंजाब के शहर शेखुपुरा में पेश आया, जहाँ एक बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत बाप और भाई को जिंदा जलाने की कोशिश। जी, जिला शेखुपुरा का एक गांव है मदार, वहां का एक रिहायशी मुलजिम जो है राशिद महमूद, जो शादीशुदा है, जिसके 3 बच्चे हैं, उसके अपने 3 भाई और 3 बहनें भी हैं। बाकी बहन भाई उसकी शादियां हो गई हैं, जबकि एक छोटा भाई जो है अभी उसकी शादी नहीं हुई। ये मुलजिम जो है ये खुद ड्राइविंग करता है और टोयोटा हाईएस चलाता है। ठीक है। तो ये अपने घर में जहाँ पे अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, वहाँ पे उसके माँ बाप और उसका छोटा गैर शादीशुदा भाई भी उसी घर में रहता है। तो वहाँ पे इसकी बीवी और इसके वालिदैन के दरमियान आपस में नाचाकी और ताल्लुकात और अच्छे नहीं थे और तलफलामी और झगड़ा वगैरह रहता था। तो इसने अपने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के अपने माँ बाप के ऊपर और भाई के ऊपर छिड़का और उनको आग लगा दी और फिर उनको कमरे में बंद कर दिया। और पुलिस को जो ही इतला मिली तो पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और उन बंदों को अंदर से निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया और ये और इसकी बीवी मौके से एक दफ़ा रुपोश हो गए और ये मुलजिम जो है वो कहीं वक्ती तौर पे फरार हो गया। फिर पुलिस ने जो है वो खातून को भी बाद में पकड़ा और इसको भी कल रात हमने गिरफ्तार कर लिया है। और इनकी जो वजह है आपस में वो सिर्फ यही घर में सास बहू का जो झगड़ा है और इस वजह से हुआ है। सास बहू के झगड़े में एक बेटे ने अपने माँ बाप और भाई को जला दिया। डीपीओ साहब, मुलजिम आपने पकड़ लिया है, कुछ देखा जा सका है कि उसने एतराफ़ जुर्म में क्या बताया है? क्या नदामत है उसको अपने इस इक़दाम पे, उस बदबख्त बेटे ने जिसने इस दुनिया में अपनी जन्नत को जला दिया? जी, अभी जो उससे हमने स्टार्ट में जो इंटरव्यू किया है तो उसने बताया है कि उसके घर में ये आए दिन झगड़ा रहता था और उसकी वजह से उसने तंग आके और वो इतना उसको उस बात पे गुस्सा आया और इतना उसके वो कहता है कि मुझसे मेरा दिमाग जो है उस तरफ मायल हुआ कि मैंने कहा कि मैं इनको गुस्से में इनको मैं वो जला दूं और इनको मैं नुकसान दूं या इन पे तशद्दुद करूं और अपना वो गुस्सा जो है वो मैं इनके ऊपर निकालूं।
तो इस हवाले से वो वक्ती तौर पे तो हमें उस वक्त नादे में मिला है, लेकिन जो उसने हरकत की है वो बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त है। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको आगे हम अदालत के कटहरे में खड़ा करके इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाएं। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। फिर इस केस में जो आगे टर्निंग पॉइंट्स आने हैं वो भी हमने डिस्कस करने हैं आपके साथ कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मदई इनकी बहन है तो फिर क्या प्रेशराइज होता है मामला, इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। और हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मुबशर साहब। सबाहत अहमद साहिबा हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबाहत साहिबा, जैसे कि आपने सुना कि मामूली सा घरेलू झगड़ा हुआ, बेटे ने अपने वालिदैन पर मतलब तेल छिड़क कर आग लगा दी, भाई को भी आग लगा दी। ये किस तरह हमारा मुआशरा जा रहा है? आखिर क्या होता है ऐसा एक शख्स को कि वो इस हद तक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं? देखिए, जो मनफी रवैये का आपने जिक्र किया है ये रातों रात नहीं होता। आप कह रहे हैं मामूली झगड़ा है, मगर जब मामूली झगड़े रोज़ बरोज़ होते चले जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रकात होते हैं। आप उसको ऐसे रवैये जो हैं वो नफ्सियाती महरूमी कह लें, जहनी इंतशार कह लें, जहनी दबाव कह लें, मगर सबसे हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम कमज़ोर पे ताकत करके हमें तस्कीन मिलती है। और सबसे आसान हदफ कौन होता है? आपके बूढ़े माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, उन गुस्सा निकाल लेते हैं तो बाहर का गुस्सा भी घर में निकालें, कोई आगे से कुछ बोलता नहीं है। और ये रवैया बर्दाश्त कर करके हम इस चीज़ का बढ़ावा देते हैं कि ये ठीक है, मगर उसको बर्दाश्त करने से रवैया सही नहीं हो जाता। और उसका नतीजा आपके सामने है। जब बर्दाश्त से चीज़ बाहर हो जाती है तो सही गलत का फैसला करने की जो ताकत होती है इंसान में वो खो बैठता है। तो उसको पता ही नहीं चलता कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बाद में नदामत हो तो उसका क्या फायदा। बिल्कुल ठीक। तो जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जो उसके दोस्त अहबाब हैं या घर वाले हैं, अगर कोई भी गलत रवैया बर्दाश्त करते चले जाएंगे और उसको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारा ये रवैया गलत है, तो उसके नताइज आपके सामने ऐसे ही नजर आएंगे। बिल्कुल सही। सबाहत साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। डीबीओ साहब, आपकी तरफ हम आएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है, फिर हमने ये भी देखा है कि प्रेशर डाला जाता है, इमोशनली प्ले किया जाता है और ऐसे मुजरिम जो एक्चुअली मुजरिम होते हैं वो मुल्जिम की हालत में बरी भी हो जाते हैं, केसेस वापस हो जाते हैं, फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। इस पर आपको नहीं लगता कि स्टेट को मुद्दई बन जाना चाहिए? इस किस्म के वाकयात की एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें कोई माफ़ी नहीं हो, ताकि इन लोगों को करार वाकई सज़ा मिले और पता हो कि ये केस जो है वो रफा दफा नहीं होगा, फैमिली नहीं है कि सुलह सफाई हो गई और मुल्जिम जो है वो छूट गया। जी, इस किस्म के बहुत सारे ऐसे केसेस पंजाब में आए रोज होते हैं कि जिसमें रियासत खुद भी मुद्दई बन जाती है जी। और उसमें एक और वकूआ भी यहाँ पे एक हुआ जिसमें इसी तरह का एक इंसिडेंट है जिसमें एक बच्चा जो है उस पर कोई तशद्दुद वगैरह हुआ, तो उसका जो वालिद है वो मुद्दई बनने को तैयार नहीं है और पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में पर्चा दर्ज किया। लेकिन आगे होता ये है कि जब मामला अदालत में जाता है तो यही जो मुद्दई जिन्होंने बनना होता है, इसका वालिद, भाई, कोई, वो पुलिस के खिलाफ वहाँ पे दरखास्त दे देते हैं कि पुलिस ने हमसे जबरदस्ती की और जबरदस्ती मुद्दई बन गए, हालांकि मुद्दई तो हमें बनना चाहिए था। तो अदालत ज़ाहिर है उनकी बात को तक़वियत देती है और वहाँ से फिर वो मुद्दई बन जाते हैं और बाद में फिर सुलह हो जाती है। अमूमी तौर पर जिसमें ये बहन भाई, ये तो एक तशद्दुद का वकूआ है, बल्कि जहाँ पे कत्ल भी हो जाते हैं वहाँ पे भी अगर इस तरह फैमिली मेंबर जब इस तरह से मुद्दई बनते हैं तो वो बाद में किसी टाइम पे जाके तो वो सुलह कर लेते हैं और वो केस उधर ही रहता है। तो मुबशर साहब, फिर क्या हल है? क्योंकि देखिए अब तो ये पूरे पाकिस्तान ने देखा, इस नागल्फ ने अपने वालिदैन को जला दिया, फिर भाई को भी जला दिया। अब कल को अगर ये बहन सुलह कर ले या फिर कोई जो मुद्दई है जो बाद में बने इस मामले में वो सुलह कर ले, तो फिर इंसाफ तो ना हुआ ना, जो उसने किया उसको इबरत का निशान तो ना बनाया गया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मजीद पुलिस और इसके साथ साथ रियासत? जी, मैं गुजारिश करता हूं कि इसमें इसी केस को अगर हम एक मिसाल समझ लें और टेस्ट केस बनाएं, तो इसमें अगर कल कला अदालत में मुद्दइया लिख कर भी दे दे कि हम इससे दस्तबरदार होते हैं, तो अब ये अदालत का काम है और ये हमारा अदालती निज़ाम में इस किस्म की इस्लाहत होनी चाहिए कि वो जो भी मोहतरम जज साहब वहाँ बैठे हैं वो उसकी बात ना माने और वो कहें कि चूंकि एक एक्ट हुआ है और गलत हुआ है और उसको करार वाकई सजा मिले। बिल्कुल ठीक डीपीओ साहब, आपने सही कहा, करार वाकई सज़ा मिलनी भी चाहिए और हम सलाम पेश करते हैं आपकी बरवक्त कार्रवाइयों को, इस तरह के इंसिडेंट्स को जैसे पंजाब पुलिस टेकअप करती है वो वाकई में काबिल तहसीन है। गुलाम मुबशर मेकिन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस जो शख्स को जिसने इंतहाई कदम उठाया उसको सज़ा मिलेगी और उसको फिर माफ़ी किसी किस्म की नहीं मिलेगी। सबाहत साहिबा,
आपने सुना कि DPO साहब ने कहा कि जी बाद में सुलह कर लेते हैं पेरेंट्स या फिर सिबलिंग, मतलब रिश्तेदार, बहन भाई जो भी हो वो सुलह कर लेता है, तो पुलिस और फिर अदालतें फिर क्या करें? इस पर आप क्या कहेंगी? क्या ऐसा होता है कि मतलब इतना कुछ हो गया फिर भी सुलह हो गई कि फिर हम क्या करें? हल क्या है इस माशरे में? देखिए, एज अ कौम, जो एज ए नेशन, हम बहुत जज्बाती कौम है और हमारे लिए रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और मगर इसमें कोई, देखिए, बहुत सारे प्रेशर्स इंसान पे होते हैं जिसके तहत वो फैसला करता है। मगर मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि सज़ा देना या बाद में जो पेनल्टीज़ का या सज़ा का कॉन्सेप्ट है, उससे बेहतर प्रिवेंशन है। जब ये सारे लर्न बिहेवियर्स होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, वो अपने माहौल का असर लेते हुए अपनी पर्सनैलिटी को उसकी पर्सनैलिटी बनती है। जिस तरह वो चीज़ों को रिएक्ट करता है या चीज़ों जो भी इनकी की सिचुएशंस होती हैं उस पर रिएक्ट करता है, वो उसका अपना कसूर नहीं होता, वो उसने माहौल से सीखा होता है। तो ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके साथ हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं है कि सही गलत क्या है। अगर तुम ऐसा करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। अगर कॉन्सिक्वेंसेस का पहले से डर हो, उसका थोड़ा सा खौफ हो कि अच्छा मैं अगर ये हरकत करूंगा तो मुझे उसकी ये सजा मिल सकती है, तो वो नहीं करेगा। लेकिन सबात साहिबा, इट्स वेरी इजी, हम कसूरवार ठहरा देते हैं और ऐसे फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं जो कसूरवार होता है उस पर्टिकुलर शख्स की कहानी में, चाहे वो माँ बाप हैं, वो सोसाइटी है, वो उसका ब्रॉटअप है, ट्रेनिंग है। उस शख्स को क्यों नहीं कसूरवार ठहराते? ये सारा कंडक्ट तो उसका अपना ही है। क्यों हम कहते हैं माँ बाप ने तरबियत ऐसी की होगी जिसकी वजह से उसने ऐसे किया? देखिए, माँ बाप की तरबियत पे तो मैं नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है क्योंकि वो रोल मॉडल है। सबसे पहले माँ बाप को देखता है कि घर में वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। मगर माँ बाप की तरबियत पे मैं उंगलियां नहीं उठा रही और ना मैं उस पर कोई करना चाहती हूँ, क्योंकि ये पता है माँ बाप अपने जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते हैं। सोसाइटी ऐसा सोचती है। पहला कमेंट ये आता है इसके माँ बाप ने तरबियत ऐसी की होगी। इंडोर्स मैं भी नहीं कर रही। जी सॉरी, आपकी आवाज कटी थोड़ी सी। मैंने कहा सोसाइटी की तरफ से ये कमेंट आता है, जनरली आपने बहुत सुना होगा। बिल्कुल। और देखिए, माँ बाप की तरबियत पे हम हर्फ उठा लेते हैं, ठीक है, माँ बाप की तरबियत होनी चाहिए, बच्चों के साथ उनका समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, मगर वो आपस में जैसे बात करते हैं वो चीज़ें भी बच्चे पिकअप करते हैं। मगर आप सही कह रही हैं कि जो इंसान गलती करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर वो गलती करता क्यों है, इसके पीछे के मुहरकात को भी देखना चाहिए कि हम उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि ये एक वाहिद तरीका नहीं है इश्तियाल में आना, गुस्सा दिखाना, इजहार करना, किसी को दबाना, किसी को मारपीट करना, ये गलत रवैये। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये रवैये जो हैं इनको चेंज ही हमारा वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत दुखी दिल के साथ ये स्टोरी, ये खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो कल से ज़बान ज़द-ए-आम भी बनी हुई है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर बच्चे को मुबैना तौर पर बदफेली के बाद कत्ल किया गया और कत्ल करके वो मुल्ज़िम खुद ही बच्चे की डेड बॉडी घर ले आया कि एक्सीडेंट हुआ। और फिर उसके बाद पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, कैसे उन मुल्ज़िमान तक पकड़ा गया और एक्चुअली ये फिगर आउट किया गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये इंटेंशनली उसको रेप किया गया और फिर उसके बाद उस बच्चे को मारा। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक एक और दिलखराश वाक़या ये पेश आया है। दोनों मुल्ज़िमान अलबत्ता अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पर मज़ीद भी अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि ये मामला किस तरफ गया और क्या वजूहात थी। तो फिर हमने जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, सभा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इसी मामले पर। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में ईसा खान साहब ने, SP हैं ग्रीन टाउन डिवीज़न के, जो कि हमें बताएंगे इस तमाम सिचुएशन पर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आकर इस मॉर्निंग शो में एक अवेयरनेस के बारे में और एक पुलिस का जो पर्सपेक्टिव है इस केस के बारे में वो पेश कर सकूँ। बिल्कुल। सेकेंडली, इस केस के हवाले से पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वो एक केस में गए हुए थे जिना हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पर ये डेड बॉडी एक पहुँचती है। इस डेड बॉडी जो बच्चे की है, विक्टिम की, साथ इसका फादर होता है और साथ एक कोई 15 से 16 साल का एक लड़का होता है।
और वो ये कह रहे हैं वहाँ कि जी एक्सीडेंट हुआ है, इसका इलाज किया जाए और इस तरह। ठीक है। जैसे ही हमारे पुलिस वाले की उस पर नज़र पड़ती है तो ये पुलिस ने खुद से केस टेकअप किया है। ठीक है। ये आपको कोई कॉल नहीं आई हमें थी, कोई घर कॉल वालों ने नहीं नहीं आई बुलाया था? जी, हमें कोई कॉल नहीं आई, हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया कि जी मर्डर है कोई ऐसी बात। वहाँ पे इसको टेकअप किया गया है, जब देखा गया है उसके गले पे छुरियों के निशान थे, वहाँ से ये इसको सस्पिशियस पाकर और उसके बाद फिर जो जाए वकुआ था, जो क्राइम सीन था, उसको विज़िट किया गया। उसको विज़िट करने के बाद जब देखा गया कि हालात मशकूक हैं तो ये कंफर्म हो गया कि जी इट्स एन इंसिडेंस ऑफ मर्डर। अच्छा, वहाँ से फिर जो एक्यूज़ था जिसने ये कहा कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है, उसको जब इंटेरोगेट किया गया तो उसने ये कन्फेस किया कि जी ये सॉडमी हुई है और उसके बाद ये मर्डर हुआ है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो सेकंड को एक्यूज़ था, बड़ी मेहनत से विद इन 5 to 6 आवर्स उसको ट्रेस किया, जो कि एट लार्ज था। ये बेसिकली एक केस था। अब इसमें देखा जाए कि ये हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और सारा, तो उसमें ऐसा है कि ये बच्चा जो विक्टिम है ये घर से निकलता है, अपनी गली के एंड पे खोखा है, वहाँ से कोई चीज़ लेने के लिए। रास्ते में फिर वही अकेला कंप्लीट चला गया चीज़ लेने। सही। रास्ते में जो दूसरा एक्यूज़्ड है जिसकी उम्र मैंने बताई 14 से 15 साल, जिसने बाद में इसका ड्रामा करके वहाँ भी साथ लेकर गया हॉस्पिटल, वो इसको बुलाता है कि आओ लूडो खेलते हैं या इस तरह से हम अपनी कोई गेम करते हैं या इस तरह। उसको वो वहाँ से बहला फुसला कर ले गया एक घर में, जो कि घर अभी तक अनइनहेबिटेड है, वो खाली है मकान, उसमें ले गया। वहाँ पे मेन दूसरा एक्यूज़ मौजूद था। उसके बाद इन्होंने उसके साथ सॉडमी की है और फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम सॉडमी करने के बाद इसको छुरियों से वार करके इसको मर्डर किया है और फिर इसको रंग दिया है एक्सीडेंट का। इन्होंने हमसलाह होकर, ये जो लड़का है छोटी उम्र का, इसने उसको उठा कर ले गया है पेरेंट्स के पास और कहा है कि जी इस तरह चौक में एक्सीडेंट हो गया तो लिहाजा इसको अस्पताल लेके। लेकिन एसपी साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पर, कितनी देर के लिए वो बच्चा गायब रहा था? क्योंकि आपने कहा मल्टीपल टाइम्स उसके साथ ज्यादती की गई, फिर छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। कितना टाइम, ये कुछ टाइम फ्रेम पता लग सका कि माँ बाप परेशान नहीं हुए कि बच्चा किधर गया, कहाँ है? ये जी दिन का वाकया है 11:30 का, जब बच्चा घर से निकलता है अकॉर्डिंग टू हिज फादर, जो FIR के मुताबिक। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो टाइम है तकरीबन 1:30 के करीब। अच्छा, मतलब 1.5-2 घंटे का। जी, तो तकरीबन इतना टाइम है जिस दरमियान में ये सारा एक्ट भी परफॉर्म हुआ और यहाँ से फिर वो उन्होंने ड्रामा भी किया और यहाँ से लेके हॉस्पिटल भी पहुँचे जिना। ठीक है, सही। एसपी साहब, जैसे आपने बताया कि ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम है और इस दौरान ये जो क्रिमिनल्स हैं इन्होंने किस कदर सोची समझी साजिश की है, बाकायदा उसको बुलाया है, उसके बाद उसके साथ ये घिनौना कदम उठाया और फिर उसको मार भी दिया और फिर बाद में ड्रामा भी करते रहे। सबाह साहिबा, आपने एसपी साहब की बात सुनी है। ईसा खान साहब ने बताया कि ये मोहल्लेदार थे, उसको ड्रामा करके लेकर गए हैं खाली घर में। क्रिमिनल माइंडसेट है, एक 14-15 साल का लड़का है और एक उससे बड़ा है और फिर बाद में ड्रामा भी किया है। ये क्या है आइडियोलॉजी, क्या सोच है ऐसे क्रिमिनल्स की जो कि प्रॉपर प्लानिंग करके ऐसे काम कर रहे हैं? देखिए, प्लानिंग तो जाहिर है की उन्होंने और बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट है ये। मैं तो सुन के ही मतलब हम जब हमारी सिचुएशन होती है, हम माँ बाप हम भी हैं, तो सुन के ही बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कसूरवार आप कह लें, मैं माशरे की जो बेराह रवैया है जी, उसको ज़रूर ठहराऊँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स का इस्तेमाल है, वो उसकी जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप दुनिया से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। हर शख्स के हाथ में एक फ़ोन है, हर शख्स के पास डेटा है, हर शख्स के पास इंटरनेट है और उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ जो हमारे साइबर सिक्योरिटी है या हमारी अथॉरिटीज़ हैं, उनको थोड़ा सा अपना इस्तेमाल अपने इख्तियार का करना पड़ेगा कि इसकी कंजम्पशन को रोकें। इससे माशरे में बेराहरवी जो है वो बहुत बढ़ रही है। और ये अगर आप 14-15 साल के बच्चे की बात करते हैं तो है तो वो बच्चा है, उसका जहन तो बच्चों वाला ही है और वो अगर किसी बड़े से इन्फ्लुएंस होके ऐसा कदम उठा रहा है, सारी उम्र के लिए उसके लिए पछतावा है। ये जो एजुकेशन है, जो उसकी अवेयरनेस है, वो तो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जानी चाहिए, स्कूलों में शुरू हो जानी चाहिए, घर में माँ बाप के साथ शुरू हो जानी चाहिए कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। हम वो तरबियत नहीं करते हैं, हम उनको बिठा के समझाते नहीं है कि ये चीज़ गलत है या सही। अपने जज्बात को ऐसे कंट्रोल करो। आप सबाह साहिबा बात कर रही हैं क्रिमिनल्स की और क्रिमिनल माइंडसेट की कि उसको कैसे रोका जा सकता है। दूसरी तरफ मैं
डिनाइल मोड का भी जिक्र करूंगी, जिसमें पेरेंट्स हैं, हम सब हैं, हमारे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं होगा, ये कहीं और वाक़या पेश आया। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि लाहौर के एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में ये वाक़या पेश आया है, तो ये वाक़या कहीं भी पेश आ कहीं पर भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। नहीं रहते, पेरेंट्स अपना रोल प्ले नहीं करते। मैं तो डेफिनेटली इस पॉइंट को भी रेस करना चाहूंगी और आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन एसपी साहब आपसे बात करेंगे। आप जो पूरा ये इंसिडेंट बता रहे थे, इसमें ये बताइएगा कि पुलिस को शक कैसे हुआ कि ये जो लेकर आया है यही एक्यूज्ड है और इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था? क्या क्या वो मुहर्रिकात थे, जिसको पिकअप पॉइंट्स क्या थे पुलिस के? जी, इसमें चूँकि पुलिस को एक एक्सपीरियंस और इस तरह क्रिमिनल्स के साथ डील कर करके उनकी एक ऐसी सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है, प्लस ये कि जिस तरह एक एक्सीडेंटल डेथ होती है और जिस तरह छुरियों का वार करके कत्ल किया जाता है, उन दोनों के अंदर एक बड़े ऑब्वियस से डिफरेंसेस होते हैं। फिर ये कि जब किसी भी सस्पेक्ट के साथ बात की जाती है, उससे पूछा जाता है, झूठ के पाँव नहीं होते। विद द एक्सपीरियंस हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। वहाँ से सस्पिशियस चीज़ें देखकर जब आप चलते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है और चीज़ें ट्रेस आउट हो जाती हैं। सही सही। खान साहब, आपने जिक्र किया है कि आपने ट्रेस आउट कर लिया और अब दोनों मुलज़िमों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद एक मामला अगला आता है, वो लीगल एस्पेक्ट है। मोहल्लेदार है, बहुत सी दफ़ा हमने ऐसे देखा, रिश्तेदार हों, मोहल्लेदार हों, वो बाद में कोई ना कोई लकूनास होते हैं हमारे इस तमाम केसेस में, लीगल मैटर्स में, कि वो लोग निकल जाते हैं, छूट जाते हैं या उनको रियायत मिल जाती है। इस मामले पर जो कि अब कत्ल तो कर दिया इन्होंने, जो ट्रायल है वो किस कदर स्पीडी करने के लिए आपने कोशिशें शुरू कर दी? जी, इसमें हमने सिर्फ सुनी सुनाई बात पर या उस एविडेंस पर नहीं रहे, हमने इसको बड़ा साइंटिफिकली टेकअप किया है। अभी पंजाब के अंदर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी मौजूद है जो कि प्रॉपर डीएनए एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट देती है। हमने ना सिर्फ विक्टिम के जो कपड़े हैं, जो सैंपल्स हैं वो लिए ताकि इसका साइंटिफिक एनालिसिस हो सके, बल्कि दोनों एक्यूज्ड जिनके कपड़े वही थे जो कि उन्होंने एट द टाइम ऑफ ऑफेंस किए थे, वो भी कपड़े तहवील में लेकर वहाँ भेजे। फिर जो विक्टिम था उसका टाइमली पोस्टमार्टम, उसका जो था वो डीएनए के लिए स्वैब्स और एवरी। अब उसमें क्या है कि हमारे पास एक ऐसा टेक्निकल अनडिनाइबल किस्म का एविडेंस होगा जो कि कोर्ट के अंदर रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। फिर इसमें ये कि जो एक्यूज्ड हैं उन दोनों की जो इंटेरोगेशन की गई उसके दौरान उनसे वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया गया और उस वकूए के मुताबिक जो शहादतें थी वो सारी बड़े ही साइंटिफिक बुनियादों पर हासिल की गई। बिल्कुल सही। एंड वी रियली ग्लैड कि एक तो पुलिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्लस ऑल्सो सिर्फ अपनी एजम्पशंस को टेकअप करके केस बिल्टअप नहीं किया जा रहा, बल्कि बाकायदा साइंटिफिकली प्रूफ्स गैदर किए जा रहे हैं। लेकिन वही बात कि स्पीडी ट्रायल होगा तो एक मैसेज ओवरऑल सोसाइटी को भी जाएगा। सबाल साहिबा, आपकी तरफ मैं आऊंगी विद द सेम क्वेश्चन आई वाज आस्किंग बिफोर। हम डिनायल मोड में क्यों हैं एज अ सोसाइटी? हम क्यों नहीं अपना रोल प्ले करते? मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे रोना आता है, आप यकीन करें। ये सिर्फ सोचकर चीज लेने भेज दिया था बच्चे को और बच्चा वापस नहीं आया। बच्ची को कराची में जो इंसिडेंट हुआ, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। अरवा वाली चीज लेने गई थी, वो वापस नहीं आ सकी और उसकी जली हुई डेड बॉडी वापस आई थी। चारसद्दा में कहाँ के नाम हम नहीं लेंगे। क्यों है ये डिनाइल मोड? देखिए, हमारा जहन जो है ना वो मुसलसल इंतशार का शिकार है। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं और उसमें या तो हमारा फोकस जो है, या तो हम एक जो होता है ना कंसंट्रेशन और फोकस कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हर वक्त हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, सोच किसी और चीज के बारे में रहे होते हैं। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की या घर वालों की बच्चों की तरफ है कि उनको अकेले बाहर ना निकलने दें, उन पे नजर रखें, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, घर में कौन आ रहा है। उस तरफ से हम क्यों गफलत बरतते हैं? उस तरफ से हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं कि बच्चा किससे मिल रहा है? हम बाहर छोड़ दिया अपनी जिम्मेदारी को एक तरह से अपने जो कहते हैं ना कि हटाने के लिए कि जाओ बाहर खेलो, कैद भी तो नहीं कर सकते ना सबाल साहिबा, हम कैद भी तो नहीं कर सकते। ट्रस्ट भी तो है, आप रिश्तेदार हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, सगे रिश्तेदार होते हैं, मोहल्लेदार हैं, ये सब लोग वही हैं जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। इन पर भी ना करेंगे फिर तो ये बिल्कुल बच्चे को कैद कर लें घर पे। कोई हल और भी होना चाहिए कि हम लोग इस तरह के वाक़यात के कलाखमा कर सकें, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी इस चीज पे। आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका मोहल्लेदार हो। आप अपने घर वालों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको अगर किसी का पता है, अपना पता है, आप सिर्फ खुद से सच बोल सकते हैं, आपको अपने बच्चों का पता है।
सिर्फ माँ बाप के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं फैक्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो 70 to 80% आपके करीब रिश्तेदार, आपके चाचू, मामू, खालू, फूफो, फूफा, मतलब इस तरह के लोग भी इन्वॉल्व पाए गए हैं अनफॉर्चुनेटली, जो बहुत मोहतरम रिश्ते होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स में। आपने सही कहा सबात साहिबा कि माँ बाप के अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पहलू अपनी गुफ्तगू में ये भी शामिल कर लीजिएगा कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है। डू नॉट टच, गुड टच, बैड टच के बारे में बताना है, हमें अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना है कि इफ दे आर गिविंग यू साइंस, पिक देम अप। एग्जैक्टली अभी जैसे एसपी साहब ने कहा कि सिक्स सेंस होती है, बच्चे की बात सुने, वो अगर आपको आके कुछ बता रहा है कि उसको किसी से कुछ थोड़ा सा गलत कोई इंडिकेशन मिल रही है या गलत एहसास हो रहा है, उसकी बात सुने, उसको उससे बैठ के उसको कोशिश तो करें कि वो क्या कहने की कम्युनिकेट करें और ऐसी बातों को टैबूज ना बनाएं कि हम लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ को टैबू नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सबात साहिबा। ईसा खान साहब, जाते जाते आपकी तरफ से कोई ऐसे रिमार्क जो आप देना चाह रहे हो, क्योंकि आपने देखा है सोसाइटी में ऐसे बहुत से वाक़यात हो रहे हैं और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमें लोगों को बताना भी है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। जी, मैं इसको जो मेरी बहनें और आएँ जो ये प्रोग्राम देख रही हैं और जो दीगर अहबाब, उनको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम देना चाहता हूँ पुलिस के पर्सपेक्टिव से। एक तो जैसे साइकोलॉजिस्ट साहिबा ने फरमाया कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का एक म्यूचुअल ट्रस्ट का रिश्ता होना चाहिए। देखिए, सिविलाइजेशंस बिल्ड करती हैं हमेशा तालीम और तरबियत के ऊपर। अब हमने जब ये दोनों एक्यूज़्ड हैं, इन दोनों का जब हमने पास्ट देखा तो हमें ये पता लगा कि जो मेन एक्यूज़्ड है जिसकी उम्र 25 से 26 साल है, वो नशे का भी आदी है, वो मोहल्ले में बदनाम पहले भी रह चुका है, पहले भी बच्चों को छेड़ने के उसके इस तरह की वाक़यात जो हैं, लेकिन किसी पेरेंट ने वो रिपोर्ट नहीं किया पुलिस को। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा एक्यूज़ था वो भी कोई अच्छी शोहरत का हामिल नहीं था, गो कि वो एक माइनर एज का था। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात जो पुलिस पर्सपेक्टिव से मैं कहना चाहूँगा वो ये कि 2016 के बाद एक क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट आई है। अगर आप गूगल करेंगे उसमें आपको वो है ही प्राइमरीली बच्चों के हवाले से। उसके अंदर जो हमारी पीपीसी है जिसके अंदर सजाएं दी जाती हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट करके बिल्कुल ठीक एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि मुजरिम गेट अवे ना कर सकें, उस सिस्टम से इंसाफ होता हुआ नजर आए और एक इबरत का निशान भी बन जाए। एसपी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, बट आई रियली होप कि इस ट्रायल को स्पीडी बुनियादों पर एक एग्जाम्पल बना और इसको सजा ऐसी मिले कि दोबारा कोई ऐसा कर ना सके, इबरत का निशान बनाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आमिर खान बॉक्सर, जो कि चैंपियन हैं, पाकिस्तानी हैं और बरतानी ऑब्वियसली बॉक्सर हैं वो, लेकिन पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं और आज उनकी बर्थडे है। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू। और हम सब इसलिए ज़्यादा खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। पाकिस्तानी याद हैं, आमिर खान ने पाकिस्तान का नाम इसलिए रोशन किया कि वो पाकिस्तान में बहुत काम करना चाहते हैं, अकेडमीज बना रहे हैं और पूरी दुनिया में भी वो जहाँ पर भी जाते हैं तो वो यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। आमिर खान 8 दिसंबर 1986 को बरतानवी काउंटी ग्रेटर मैनचेस्टर में पैदा हुए और नसी हमीद और हरबी हैदी के बाद वो बरतानिया के तीसरे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। आमिर ने 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग खेलना शुरू की। इंग्लिश स्कूल जूनियर AB टाइटल्स के अलावा 2003 में जूनियर ओलंपिक्स के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर उसके बाद कोलन जोन्स के बाद 1976 में महज 17 बरस की उम्र में 2004 में बरतानिया के सबसे कम उम्र ओलंपिक्स बॉक्सर होने का एजाज़ भी आमिर खान के पास है। कामयाबियों ने नौजवान बॉक्सर आमिर खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और 2009 में उन्होंने WBA इंटरनेशनल लाइट वेट टाइटल भी हासिल कर लिया। और महज 22 साल की उम्र में ये एजाज़ अपने नाम करने वाले बरतानिया के तीसरे कम उम्र चैंपियन बन गए। प्रोफेशनल करियर के अलावा आमिर खान समाजी सरगर्मियों में भी अपना खातिर खा हिस्सा डालते रहते हैं और यही इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से नवाजा है, शोहरत से नवाजा है, कामयाबी से नवाजा है, तो फिर आपका ये काम होता है कि रिटर्न करें आप सोसाइटी को। यही काम आमिर खान कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। पाकिस्तान में पाकिस्तान को जो वो सोसाइटी पाकिस्तान की रिटर्न ये कर रहे हैं कि बॉक्सिंग के लिए जो अकेडमीज बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ इकदाम है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले इतना काम कभी नहीं हुआ जितना आमिर खान ने किया। बिल्कुल। सो हैप्पी बर्थडे टू हिम हमारी टीम की वजह से, टीम की तरफ से, और खुश रहें और हमेशा इसी तरह से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है। और वैसे बॉक्सिंग का शौक मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी कुछ सालों में पड़ा है ना, वो भी इन्हीं की वजह से पड़ा है, क्योंकि हम लोग देखते थे ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर
एक तो ज़माना था ना मोहम्मद अली बॉक्सर के ज़माने का, वो तो हमसे बहुत पहले का है, लेकिन गैप जो गैप के बाद दोबारा आए हैं वो आमिर खान की वजह से ही पाकिस्तान में दोबारा से। यू ऑलवेज नीड अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे यंग ब्लड को अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी वो परफॉर्म कर सकते हैं। वेल, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे, और इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।